हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए गाइज, अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है उस पर आते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, कल हमने जो पॉलिटी में टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम क्या है, संविधान की मूल संरचना, या फिर हम कह सकते हैं उसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था या टॉपिक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आज हमारे इस टॉपिक की सेकंड क्लास है और लास्ट क्लास भी है। इट मीन्स कि आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से हम अपने गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में स्टार्ट करेंगे, मतलब जो हमारी जो सरकार की जो प्रणाली है उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि जो मूल संरचना है उसका जो प्रभुत्व है तो वो हमारा आधा हो गया था। तो मूल संरचना का प्रभुत्व हमने कंप्लीट नहीं किया था, हमने उसमें आधा पढ़ लिया था, हमने कुछ केसेस देख लिए थे। ठीक है। और उसके आगे का आज अब देखने वाले हैं, तो उसके आगे जो भी शुरू होने वाला है वो हम अब देखेंगे। तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो उसके आगे का क्या है, आगे उसमें क्या बताया गया, उसमें ये बताया गया कि जो संविधान है, संविधान के जो मूलभूत ढांचा है, संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी या फिर हम कह सकते हैं इंदिरा नेहरू गांधी मामले 1975 में पुनः पुष्टि की गई। अब जो संविधान का जो मूल ढांचा है उसके जो सिद्धांत है, तो उसमें क्या हुआ कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा जो इंदिरा नेहरू गांधी मामला था 1975 में, तो उसमें उसकी क्या की गई, पुनः पुष्टि करी गई, मतलब दोबारा से उसकी पुष्टि की। ठीक है। आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि इन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम 1975 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया। तो फिर इसमें क्या हुआ, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने जो 39th जो अमेंडमेंट हुआ था, जिसको हम संशोधन अधिनियम मतलब 1975 के अंदर अंदर जो हुआ था, अंतर्गत जो हुआ था 1975 में 39वां जो संशोधन अधिनियम आया था, तो उसमें क्या है, एक प्रावधान को क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको रद्द कर दिया गया। जिसमें क्या था, जिसमें था कि जिसमें प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनाव विवादों को सभी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। जिसमें क्या था कि जो प्रधानमंत्री हैं और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनसे उनके संबंधित जो भी चुनाव होंगे उससे संबंधित जो भी विवाद है उनको न्यायालय के जो क्षेत्र है उससे बाहर कर दिया गया था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको रद्द कर दिया। आगे इसमें क्या कहा, आगे बोला गया कि न्यायालय ने कहा, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, यह प्रावधान संसद के संशोधनकारी शक्ति से बाहर है क्योंकि यह संविधान की मूलभूत ढांचे पर चोट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि ये जो प्रावधान है वो जो संसद है हमारी, उसकी जो संशोधनकारी शक्ति है उससे बाहर है, क्योंकि ये जो संविधान है, संविधान का जो मूल ढांचा है, मूलभूत ढांचा है, उस पर चोट करता है। ठीक है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए उसको क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1975 में उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि पुनः क्या हुआ, न्यायपालिका द्वारा नव आविष्कृत इस मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में संसद ने 42वें संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। तो फिर क्या हुआ, जब न्यायालय ने नव आविष्कृत जो ये मूल संरचना के सिद्धांत को के बारे में बताया, तो इसकी प्रतिक्रिया में क्या किया, संसद ने 42वें संशोधन अधिनियम को क्या कर दिया, फिर पारित कर दिया। जब 39वां सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया तो 42वें मतलब दोबारा से प्रतिक्रिया में संसद ने क्या किया 42वां संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। तो इस अधिनियम में अनुच्छेद 368 को संशोधित कर यह घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अब जो आर्टिकल 368 है उसमें अमेंडमेंट करके क्या लिख दिया गया कि जो हमारा संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उसकी कोई विधायी शक्तियाँ की कोई सीमा नहीं, मतलब लिमिटलेस है, और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी आधार पर। और साथ ही साथ क्या कर दिया गया कि कोई भी जो संविधान संशोधन है, यदि संसद उस कोई भी अमेंडमेंट करती है तो उसमें क्या क्या नहीं किया जा सकता, किसी भी न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी आधार पर, चाहे वे मौलिक अधिकार के उल्लंघन ही क्यों ना हो, चाहे वो क्या ना हो, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं,
उसका उल्लंघन ही क्यों ना हो। मतलब 42 में जब 39 में जो संशोधन हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब रद्द कर दिया तो 42वां फिर लेके आई संसद अमेंडमेंट। उसमें ये लिखा गया कि संसद कोई भी अमेंडमेंट करती है यदि, तो उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आगे क्या हुआ। आगे क्या कहा गया है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल मामले 1980 में इस प्रावधान को अमान्य कर दिया। हालांकि क्या हुआ, 1980 के अंदर जो संसद नहीं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया, जो मिनर्वा मिल मामला था, मतलब एक केस था 1980 में, उसमें इसको अमान्य कर दिया, मतलब माना नहीं उसको, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था। क्योंकि इसके अंदर क्या था, जो न्यायिक समीक्षा होती है उसके लिए कोई जगह नहीं थी, मतलब न्यायिक समीक्षा के बारे में इसमें कुछ बातें भी नहीं लिखी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा गया है, जो कि संविधान की मूल विशेषता है। अब न्यायिक समीक्षा तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मूल विशेषता ही है, तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया। ठीक है, अनुच्छेद 368 से संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी। अब जो हमारा जो आर्टिकल 368 है उससे संबंधित जो मूल संरचना है या मूल संरचना का जो सिद्धांत है, इस मामले को लागू करते हुए जो हमारा न्यायालय है उसने क्या व्यवस्था दी या उसने क्या कहा, उसने कहा चूंकि संविधान ने संसद की सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, चूंकि जो हमारा संविधान है उसने संसद की सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती। तो मतलब ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा संसद को कुछ लिमिटेड पावर से दी गई हैं, तो इसलिए क्या है, शक्ति इनका मतलब इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद जो है, संसद क्या नहीं कर सकती, संसद चरम और निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ सकती है अपनी। ठीक है, आगे बताया गया है, वास्तव में सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। वास्तव में क्या है, जो सीमित संसद को जो संशोधनकारी जो शक्ति है संविधान की जो मूल विशेषता है उसमें से एक है। अतः इस शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया जा सकता। अतः हम क्या नहीं कर सकते, ये जो शक्ति है इसकी सीमाबद्धता को नष्ट नहीं कर सकते। अगर हम दूसरे शब्दों में जाने तो क्या है, संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो हमारी पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत अपने संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती। तो वो क्या नहीं कर सकती, जो उसके संसद की जो संशोधनकारी शक्ति का जो अधिकार है उसको विस्तारित करके निरस्त करने का जो अधिकार है उसको हासिल नहीं कर सकती, अथवा संविधान को रद्द अथवा इसकी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि जो हमारा संविधान है उसको रद्द नहीं, मतलब और इसकी जो मूल विशेषता है उनको रद्द नहीं किया जा सकता और नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे इसमें क्या कहा गया है, सीमित शक्ति का आदाता या हम कह सकते हैं उपभोगकर्ता उस शक्ति का उपयोग करते हुए सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदल सकता। कहने का मतलब है कि जो जिस व्यक्ति के पास, जिस भी अदाता के पास या उपभोगकर्ता के पास जो भी सीमित शक्ति हैं उनका वो असीमित उपयोग नहीं कर सकते, असीमित शक्ति में नहीं बदल सकते। जितनी पावर्स मिली हैं उनको उन्हीं का उसी के अकॉर्डिंग यूज करना होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब आगे जानते हैं आगे इसमें क्या कहा गया है। आगे बताया गया है पुनः वामन राव मामले 1981, मतलब एक 1981 के अंदर वामन राव मामले करके एक केस आया था, तो उसमें क्या था, में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए यह स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 अर्थात केशवनंद भारती मामले में फैसले के दिन के बाद अधिनियम संविधान संशोधन पर लागू होगा। तो अधिनियमित जो है वो किस पर लागू होगा, संशोधन जो संविधान के अंदर जो संशोधन है उस पर लागू होगा। कब हुआ था ये, 1981 के अंदर। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसमें आगे जानते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे इसमें क्या कहा गया है, अब जो हमारी मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके तत्व क्या है, उसके तत्वों के बारे में जानते हैं। चलिए
तो इसमें क्या कहा गया है कि वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है। जो वर्तमान स्थिति है एट प्रेजेंट में, तो संसद क्या है, आर्टिकल 368 के अधीन संविधान के किसी भी पार्ट में या मौलिक अधिकार सहित में अमेंडमेंट कर सकती है, बशर्ते कि इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित ना हो। बशर्ते क्या है कि जो हमारा संविधान है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल संरचना है, वो प्रभावित न हो। तथापि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित अथवा स्पष्ट किया जाना है कि मूल संरचना के घटक कौन से हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी बताना जरूरी है कि जो मूल संरचना के घटक हैं वो कौन से हैं। तो विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित की मूल संरचना अथवा इसके तत्व के रूप में पहचाने या फिर पहचान की जा सकती है। अब हम ये जानेंगे कि जो मूल संरचना के घटक हैं वो है कौन से। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किनको मूल संरचना का घटक माना गया, ठीक है। तो वो कौन से आइए उनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, संविधान की सर्वोच्चता। फिर आता है भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति। फिर आता है संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, ओके। फिर नेक्स्ट है संविधान का संघीय स्वरूप। फिर है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। फिर उसके बाद है कल्याणकारी राज्य या सामाजिक आर्थिक न्याय, देन न्यायिक समीक्षा। उसके बाद है व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, ठीक है। फिर आता है संसदीय प्रणाली। फिर आता है कानून का शासन। फिर आता है मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन। फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है समत्व का सिद्धांत। फिर है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। फिर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति। देन उसके बाद आता है हमारा न्याय तक प्रभावकारी पहुंच। फिर आता है मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत या फिर सार तत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां, जो भी शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। उसके बाद लास्ट है हमारा अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियां। तो ये सब चीज क्या इनके मतलब ये एक तरीके से मूल संरचना के घटक बताए गए, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है और क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है गाइज। किसी का जो भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।